गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से हमने क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था और द पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स का एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कस कर लिया था। अब हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। अब इन्होंने कॉमन वे में कहा है कि कोवेलेंट हो या आयनिक रेडियस हो, दोनों ही डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज में क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास 15 ग्रुप है तो कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है। अगर हम यहाँ साइज की बात करें, कोवेलेंट रेडियस की बात करें, तो देखिए कोवेलेंट रेडियाई कितनी है, देखिए 70 पिकोमीटर नाइट्रोजन के लिए, उसके बाद 110 पिकोमीटर फास्फोरस के लिए, 121 पिकोमीटर आर्सेनिक के लिए, 141 पिकोमीटर एंटीमनी के लिए एंड लास्टली 148 पिकोमीटर बिस्मथ के लिए। ठीक है। ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर है किसमें, 15 ग्रुप एलिमेंट्स में। ये आपको पता लग गया। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसा इन्होंने कहा है कोवेलेंट, केवल अगर हम कोवेलेंट के बारे में बात करें, आयनिक के बारे में बात नहीं करते हैं, तो कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रही है तो साइज ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो कोवेलेंट रेडियस में इंक्रीमेंट आपको शो हो रहा है। तो इस कोवेलेंट रेडियस में जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं आयोनिक के बारे में। आप ये जानते हैं कि कुछ एटम्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, लेकिन कुछ एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करते हैं। ठीक है। और वो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, या खुद को आयंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नाइट्रोजन अगर 3 नेगेटिव में हो जाए तो ये क्या है, आयन है। ये क्या है, आयन है। ठीक है। अगर ये किसी के साथ अटैच होता है तो ये किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड। अब आप ध्यान दीजिए, जब कोई भी एटम आयंस में कन्वर्ट हो रहा है या आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो इन ए पर्टिकुलर स्टेट वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। इस बात को समझिए, वो किस में रहेगा, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। इसलिए आयनिक को यहाँ अलग से बताने का मीनिंग क्या है मेरा, जिससे आपको ये पता लगे कि इन ए पर्टिकुलर स्टेट का मीनिंग क्या होता है। इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मीनिंग है, इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो किस में कन्वर्ट होता है, आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और जब वो आयन में कन्वर्ट होता है तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी वेरिएशन होता है। जैसे अगर हम Mn की बात करें तो मैग्नीज है, ये 2 to 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 to +7। ठीक है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है इन ए पर्टिकुलर स्टेट। तो हमने बात कर ली है कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई। कोवेलेंट मैंने आपको बता दिया कि डाउन द ग्रुप मूव करने पर कोवेलेंट रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो साइज को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। इसी तरह से आयंस में भी अगर हम बात करते हैं कि अगर नाइट्रोजन नॉर्मल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में ना होकर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी वो रेडियस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप पर रेडियस इंक्रीज होगी तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे नाइट्रोजन टू बिस्मथ। ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद चेक कीजिए, देयर इज ए कंसीडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। इन्होंने कहा है कि हमारे पास ध्यान देने वाली बात क्या है कि
कि नाइट्रोजन टू फास्फोरस जो कोवेलेंट रेडियस में चेंज हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो हमें यहाँ पर चेक करना है कि कितना यहाँ पर चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर कंसिडरेबल चेंज हुआ है, हम इसे मान सकते हैं कि यहाँ थोड़ा लार्ज चेंज है। 72110 मतलब 40 पिकोमीटर, 40 पिकोमीटर का यहाँ पर चेंज हुआ है। जो इंक्रीमेंट हुआ है नाइट्रोजन टू फास्फोरस वो कितना है, 40 पिकोमीटर का। उसके बाद यहाँ चेक करें तो ये कितना है, 121। अब 110 के बाद यहाँ जो चेंज आपको शो हो रहा है वो कितना शो हो रहा है, 11 पिकोमीटर, 11 पिकोमीटर। उसके बाद यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर ये चेंज कितना शो हो रहा है आपको, 121 से 141, कितना, 20 पिकोमीटर। उसके बाद यहाँ पर है 7 पिकोमीटर। ठीक है, अब इन्होंने किस चेंज को हाईलाइट करने के लिए कहा है, नाइट्रोजन टू फास्फोरस। नाइट्रोजन टू फास्फोरस जो कोवेलेंट रेडियस में चेंज हुआ है वो इन्होंने हाईलाइट करने के लिए कहा है। उसका रीजन देखिए, क्योंकि यहाँ पर लार्ज चेंज है, यहाँ 40 पिकोमीटर का चेंज है, जबकि यहाँ पर 11, 20 और 7 यहाँ पर स्मॉल चेंज है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि यहाँ पर जो कंसीडरेबल चेंज की बात की है नाइट्रोजन टू फास्फोरस, ऐसा हुआ क्यों है। देखिए सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन को देखिए, ये है नाइट्रोजन हमारे पास, इसमें ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। ठीक है, फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो s सब सेल में प्रेजेंट होते हैं और सेकंड में s और p में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता है क्लियर। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है, फास्फोरस में ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो केवल किस में होते हैं, अगर मैं बात करूं तो S और P के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये S और P सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन तीन सेल्स में ये जो फास्फोरस के पास 3 प्रिंसिपल सेल्स हैं, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, S और P सब सेल्स में। उसके बाद चेक कीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर है आर्सेनिक। आर्सेनिक में देखिए ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अब अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पर इन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो S सब सेल, P सब सेल और तीसरा D सब सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, S, P, D। ठीक है, अब सबसे पहले हमें किसको समझना है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन टू फास्फोरस जो कोवेलेंट रेडियस में इंक्रीमेंट हुआ है उसको हमें अंडरस्टूड करना है। देखिए कैसे, इसका सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, जो प्रिंसिपल सेल्स हैं नाइट्रोजन टू फास्फोरस इंक्रीज हो रही हैं। पहला रीजन तो ये हो गया। अब बच्चे ये भी कहेंगे कि सर यहाँ पर तो नाइट्रोजन टू फास्फोरस तो चलो मान लिया प्रिंसिपल सेल में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ आर्सेनिक में भी तो यही हो रहा है, फिर यहाँ पर कंसीडरेबल चेंज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर कंसीडरेबल इंक्रीमेंट कोवेलेंट रेडियस में क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर भी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। तो इसका जवाब भी है। देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि नाइट्रोजन टू फास्फोरस प्रिंसिपल सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, मतलब मेन सेल क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, मेन सेल इंक्रीज हो गई। सेकंड जो इसका रीजन है, ये फर्स्ट रीजन हो गया, सेकंड रीजन है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग। यहां पर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर हमारे पास केवल S और P सब सेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। सबसे स्ट्रॉन्ग जो शील्डिंग इफेक्ट
प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है, एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स में, एस सबशेल में नहीं, एस सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स में, उसके बाद पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स में, फिर डी और फिर एफ लास्टली। तो अगर हम यहाँ चेक करें कि हमारे पास नाइट्रोजन में कौन कौन से सबशेल्स हैं, एस और पी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा। ध्यान दीजिए इस बात को कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। एक तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो प्रोटॉनिक चार्ज है, ये प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, ये जो प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये इन्हें अट्रैक्ट करेंगे और जो सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद को क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ एक रीजन तो ये हो गया था साइज इंक्रीज होने का कि जैसे ही हम नाइट्रोजन टू फास्फोरस पे मूव करते हैं तो प्रिंसिपल सेल इंक्रीज होती है। प्रिंसिपल सेल एक फेवरेबल फैक्टर है किसके लिए, साइज को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा जो फेवरेबल फैक्टर हो गया वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड मोर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर कंसीडरेबल चेंज ऑब्जर्व किया गया 40 पिकोमीटर का। भाई इस बात पे ध्यान दीजिए कि डाउन द ग्रुप लगातार साइज बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फास्फोरस के बाद आर्सेनिक में शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन डी सबसेल के आने की वजह से यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली लॉस नहीं होगा, कुछ वीक हो जाएगा। जो शील्डिंग इफेक्ट है इसका कुछ इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर फोर्थ सेल आ गई है, फोर्थ सेल, और फोर्थ सेल के आने की वजह से साइज में तो इंक्रीमेंट होगा। ये जो रीजन है मेन सेल इंक्रीज, ये तो सबके लिए कॉमन है, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो दूसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग, वो केवल किसके लिए वैलिड है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिससे हमें यहाँ पर कंसीडरेबल चेंज ऑब्जर्व होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद चेक कीजिए, हाउएवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। यद्यपि आर्सेनिक टू बिस्मथ, आर्सेनिक से और बिस्मथ तक आप चेक कीजिए 11, 20 एंड 7 पिकोमीटर का केवल चेंज देखा गया। तो यहाँ पर वो कंसीडरेबल चेंज नहीं था, इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया है स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस। इन्होंने ये नहीं कहा कि डाउन द ग्रुप मूव करने पर शील्डिंग इफेक्ट 0 हो जाएगा और वहां पर साइज में डिक्रीमेंट आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल इन्होंने इतना कहा कि स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से नाइट्रोजन टू फास्फोरस में 40 पिकोमीटर का कंसीडरेबल चेंज आएगा। इस बात पे ध्यान दीजिए, ये जो कंसीडरेबल चेंज है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कंसीडरेबल चेंज है इसका रीजन मेन सेल इंक्रीमेंट नहीं है, इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग। क्या है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग। जबकि बाकी में अगर हम बात करें तो आर्सेनिक टू बिस्मथ भी प्रिंसिपल सेल इंक्रीज हुई हैं। अगर मैं बात करता हूं आर्सेनिक के बाद एंटीमनी की, तो एंटीमनी में चेक कीजिए, ये हो गया प्रोटॉन, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड फिफ्थ सेल, ये हो गया एंटीमनी। अब इसमें भी आप चेक कीजिए 4 to 5 सेल हो चुकी हैं। अब 5 सेल होने की वजह से यहाँ पर साइज तो इंक्रीज होता ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर एस पी डी, इसमें भी डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल आने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लॉस नहीं होगा, वीक हो जाएगा। और वीक होने की वजह से जो साइज में इंक्रीमेंट होगा वो मैक्सिमम ना होके मिनिमम होगा। जैसे यहाँ पर तो हो गया 40 पिकोमीटर का, उसके बाद 11, ये लेस हो गया ना। ये जो 11 चेंज हुआ है इसका रीजन क्या है, वीक शील्डिंग इफेक्ट। कहां से कहां तक, आर्सेनिक टू बिस्मथ। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आर्सेनिक टू बिस्मथ मेन प्रिंसिपल सेल इंक्रीज हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो गया है, लेस हो गया है। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया है,
लेस हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंसीडरेबल चेंज साइज में शो नहीं हुआ है। साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जब हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जैसा यहाँ दे रखा है इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद चेक कीजिए small increase in covalent radius is observed. This is due to presence of completely filled d and f orbitals in heavier members. अब देखिए यहाँ इन्होंने क्लियर रीजन दिया है d and f ऑर्बिटल्स। अब d हमारे पास किस में प्रेजेंट है, आर्सेनिक में और एंटीमनी में, और d और f दोनों की दोनों जो सब सेल्स हैं वो किस में प्रेजेंट हैं, एंटीमनी में, सॉरी बिस्मथ में। जो हमारे पास बिस्मथ है ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल एंड सिक्स्थ सेल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बिस्मथ के लिए। तो बिस्मथ में हमारे पास s p d f ये सब की सब यहाँ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि d और f के प्रेजेंट होने से वहां पर शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लेस होगा उतना ही जो इंक्रीमेंट है वो लेस आएगा। यहाँ चेक कीजिए, जैसे ही यहाँ तक तो क्या आ रहा था, S, P और D, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आया D एंड F, यहाँ दोनों आ गए D एंड F, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और भी कम हो गया। शील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग मैं दोबारा से बता देता हूँ, सेल्स जो इनर सेल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आप चेक कीजिए P और S जो हमारे पास सब सेल हैं, फर्स्ट और सेकंड मेन सेल के अंदर S और P टू क्या है, सब सेल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से साइज में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर S और P ही है, D और F नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंसीडरेबल इंक्रीमेंट हुआ जिसे हम कंसीडर कर सकें। लेकिन यहाँ पर आर्सेनिक टू बिस्मथ SP के साथ D भी इन्वॉल्व हो गया, और लास्टली बिस्मथ में D और F भी इन्वॉल्व हो गया, D और F भी। और जब D और F आ गए तो वहां पर शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया है सबसे कम हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर कम होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस होते ही फिर इसका काम आएगा न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट करेगा, इफेक्ट मतलब अट्रैक्ट करेगा इन्हें टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये जो प्रोटॉनिक चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और जब ये अपनी तरफ इन्हें अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कंसीडरेबल चेंज आने की वजह स्मॉल चेंज ऑब्जर्व होता है, क्योंकि दोनों में एक तरह से फाइट होती है। एक तो होता है जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का वो चार्ज जो इतना इफेक्ट करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और ये ओवरकम कर देता है किसके इफेक्ट को, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट को। स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट को ये नलीफाई नहीं करता, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट को केवल ये लेस कर देता है, लेस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हेवियर मेंबर्स में डी और एफ सब सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेंबर्स। हेवियर मेंबर्स में डी और एफ ऑर्बिटल्स के प्रेजेंट होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब जैसे ये लेस होगा, ये जीरो नहीं होगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो साइज में डिक्रीमेंट शो होता है। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट आपको शो हो रहा है ये शो नहीं होता, इन दोनों में फाइट रहेगी एक तरह से, क्योंकि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट का जो शील्डिंग इफेक्ट लेस हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जिससे साइज में इंक्रीमेंट तो होगा लेकिन लेस अमाउंट में इंक्रीमेंट होगा। लास्टली बिस्मथ में आप चेक कर सकते हैं कि 7 पिकोमीटर का चेंज हो रहा है, 7 पिकोमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसका रीजन केवल यही है कि यहाँ पर D के साथ साथ F ऑर्बिटल्स भी हैं।
f ऑर्बिटल्स होने की वजह से, हेवियर मेंबर्स में f ऑर्बिटल होने की वजह से, और वो भी कंप्लीटली फिल्ड। अगर हाफ फिल्ड होते या सम फिल्ड होते तो कुछ इसमें चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड है। f में 14 होते हैं और d में 10 होते हैं। इसकी वजह से भी जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है वो भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर एंटीमनी टू बिस्मथ जो चेंज है वो स्मॉल हमें ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। एक बार इसे रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए, कोवेलेंट एंड आयनिक इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। इन्होंने कहा है कि अगर हम कोवेलेंट स्टेट में बात करें या फिर आयनिक स्टेट में बात करें किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो भी डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मतलब रेडियस क्या होगी, डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है देयर इज ए कंसीडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि नाइट्रोजन टू बिस्मथ यहाँ कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंसीडरेबल चेंज किसमें है, नाइट्रोजन टू फास्फोरस। नाइट्रोजन टू फास्फोरस 40 पिकोमीटर का जो कंसीडरेबल इंक्रीमेंट है उसका मेन रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग, क्योंकि मेन सेल तो सभी में इंक्रीज हो रही है, नाइट्रोजन टू बिस्मथ सभी में प्रिंसिपल सेल का इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि S और P सब सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट में रिपल्शन होता है, जबकि D और F में कम अमाउंट में रिपल्शन प्रेजेंट होता है, वहां पर वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर चेक करते हैं, हाउएवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व। जबकि अगर हम आर्सेनिक टू बिस्मथ मूव करते हैं तो यहाँ पर 11, 20 एंड 7 स्मॉल इंक्रीमेंट हमें शो होता है। साइज तो इंक्रीज होगा लेकिन यहाँ पर स्मॉल इंक्रीमेंट शो होगा, यहाँ कंसीडरेबल इंक्रीमेंट शो नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है वीक शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर वीक शील्डिंग इफेक्ट रहेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोटॉनिक अट्रैक्शन है, ये जो प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज में धीरे धीरे स्मॉल चेंज हमें शो होगा। भाई अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता तो यहाँ पर भी सेल मैक्सिमम अमाउंट में साइज को इंक्रीज करते, लेकिन यहाँ पर वीक शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट हमें शो होगा। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d and f ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेंबर्स। इसका रीजन क्या इन्होंने बताया कि जो स्मॉल इंक्रीमेंट यहाँ शो हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है, उसका रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d and f ऑर्बिटल्स। ये जो d और f ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं ये कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर D और F में अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, वीक है, और Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर मैक्सिमम है, जिससे क्या होगा कि इंक्रीमेंट तो होगा, साइज में तो इंक्रीमेंट होगा ड्यू टू मेन सेल इंक्रीज, क्योंकि मेन सेल इंक्रीज हो रही है तो साइज में तो इंक्रीमेंट आना है थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ा आएगा या बहुत, ये किस बात पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ शील्डिंग या वीक इफेक्ट ऑफ शील्डिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं D और F ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रिपल्शन जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ स्मॉल चेंज हमें ऑब्जर्व होता है। ये आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि जैसे ही F ऑर्बिटल प्रेजेंट हुआ, F ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब F ऑर्बिटल में आए कंप्लीटली फिल्ड, तो यहाँ पर तो 11 और 20 पिकोमीटर चेंज शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना शो होगा, 7 पिकोमीटर। तो यहाँ पर वेरी स्मॉल चेंज क्यों शो हुआ, क्योंकि यहाँ पर और हेवियर मेंबर्स में F ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स का सेकंड टॉपिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।